Hello friends, myself CA Gurmukh Raghani. I'm back with accounts paper review of CA Foundation. Last time I did review of accounts paper of CA Inter. This time back with CA Foundation accounts review June 2022. अब 5 बजे शाम को पेपर ख़त्म हुआ दोस्तों। जैसे ही पेपर मुझे मिला I was very happy to see the paper. I think this paper is a good paper, should be comfortable. जो बच्चों ने नंबर 1 इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को, इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को अच्छे से किया होगा, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया पेपर। नंबर 2, अगर आपने राइट क्वेश्चन का चॉइस किया है तो आपको ये पेपर लेंदी भी नहीं लगेगा। कुछ एक दो क्वेश्चंस लेंदी हैं, लेकिन अगर आपने सही चॉइस किया, इट्स गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल पेपर फॉर यू। आई फाइंड दिस पेपर गुड वन। एक दो क्वेश्चंस में कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है और आपने अपनी तैयारी मजबूत रखी है तो आपके लिए ये बहुत स्कोरिंग पेपर है बच्चों। तो आज फटाफट हम इसका रिव्यू ले लेते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिव्यू। सबसे पहले हमारे ट्रू फॉल्स में क्लेम दैट an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain, outcome uncertain, definitely contingent liability है। तो ये आपका ट्रू है, because contingent liability मतलब liability that may or may not arise, outcome uncertain मतलब may or may not, fine। Nominal accounts are balanced, sorry dear, nominal accounts are not balanced, nominal accounts are closed by transferring to ट्रेडिंग P&L। नॉमिनल अकाउंट्स को कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। स्पेसिफिक ड्यू डेट, यस, स्पेसिफिक ड्यू डेट में हम कभी भी डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करते हैं, यस, ओके। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी is a revenue expenditure, it's not a capital expenditure, क्योंकि ये मेंटेनेंस की कैटेगरी में आता है। मेंटेनेंस ऑफ फिक्स असेट, कोई भी असेट का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, रिप्लेस करते हैं, उसको हम मेंटेनेंस रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लायबिलिटी साइड नहीं आता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट असेट साइड आता है, नॉन करंट असेट। बच्चों ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड इन केस ऑफ डिबेंचर्स issued as a collateral security, so ये भी हमारा false होगा। errors detected after preparing trial balance, all errors are rectified through suspense account, no sorry। देखो जो errors जो वन साइड एरर्स होते हैं वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई होते हैं, लेकिन कुछ एरर्स बिना सस्पेंस अकाउंट के रेक्टिफाई होते हैं, जैसे कंप्लीट ओमिशन है, रॉन्ग अकाउंट है, रॉन्ग बुक में अगर एंट्री पास कर दिया, या आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कॉम्पेंसेटिंग एरर है। ऐसे एरर्स को हम रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करते। ऑल वर्ड लिखा है, ऑल इज नॉट ट्रू बिकॉज सम यस, ऑल ट्रू नहीं है बच्चों। तो ये ट्रू फॉल्स है हमारे। बहुत ही प्यारे से दो कॉन्सेप्ट पूछे हैं, मनी मेजरमेंट एंड पीरियोडिसिटी। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इनको एलोबरेट करके लिखा होगा, ठीक है। दो मार्क्स के लिए हैं, अच्छे से उसको एलोबरेट करके एक दो एग्जाम्पल दे देंगे, इनफ है बच्चों। ये आपका ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ट्रायल बैलेंस का, मतलब बोनस मार्क्स दिए हैं आपको। ट्रायल बैलेंस को बच्चों रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है, फटाफट ठीक कर देते हैं। क्या दिक्कत की बात है? आपको ये देखना है कि कौन सा आइटम कौन से साइड आएगा। तो इसका रूल बहुत सिंपल है। डेबिट साइड 3 आइटम आते हैं, असेट्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स। क्रेडिट साइड 3 आइटम्स आते हैं, इनकम्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ठीक है। तो आपका कैपिटल क्रेडिट ठीक है, ड्रॉइंग्स भी ठीक है, सेल्स भी ठीक है, ये आपका गलत है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स असेट है, डेबिट साइड आएगा। परचेस ठीक है, परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड पेएबल गलत हो गया बच्चों, रॉन्ग साइड है, इसको करेक्ट साइड लिखना है और करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड आएगा। सैलरीज, वेजेस, कैश एंड बैंक, ऑल राइट। ओपनिंग स्टॉक, सॉरी डियर, डेबिट साइड आएगा, असेट है हमारा ओपनिंग। सेल्स रिटर्न, रेट्स एंड टैक्सेस ठीक है, सेल्स रिटर्न गलत है और डेबिट साइड आएगा बच्चों। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई हो गया।
मैंने इसको टैली करने की कोशिश नहीं की, टैली करो। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो बैलेंसिंग फिगर विल गो इनटू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो आपने इसको बताना है कि भाई आपने इसको, आपको चेक द एक्यूरेसी ऑफ अबाउट ट्रायल बैलेंस, गिव रीजंस फॉर द एरर्स। आपको बताना है कि आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं और आपने गलतियां कौन कौन सी की हैं, क्यों की हैं। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में यहां पे नहीं आएगा, इट विल रिमेन आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन, ये आपने क्वेश्चन कहां से लिया है सर? देखो मैं कितनी बार ये वर्ड बार बार बोलूंगा, ये क्वेश्चन मॉड्यूल से लिया गया है। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? मॉड्यूल से लिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल, इजी, बेस्ट। अच्छा, मशीन अकाउंट बनाना है अपने को, ये भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से लिया गया है। ऐसे जो भी क्वेश्चंस मॉड्यूल के हैं लगभग हमने सब क्लास में कवर किए हैं। हम लोग क्लास में मेजॉरिटी मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर 2 क्वेश्चंस हमने क्लास में कवर किए हैं, जिसमें आपको मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया है और WDV मेथड है। इसमें आपके लिए चैलेंज होता है, इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, उसके बाद एक परचेज होता है, एक सेल होता है और एक मशीन स्क्रैप की जाती है। आपको लेजर अकाउंट केवल एक ही साल का बनाना होता है, एक ही साल का बनाना है 2020-21 का, जिसमें आपका ओपनिंग बैलेंस 95 है, प्लस आपने कुछ परचेज किया है, 14 lakhs का परचेज किया है प्लस इंस्टॉलेशन। जानबूझ के ना इसमें ना फिगर्स ना ऑड फिगर्स 44,600 दी जाती हैं। मतलब ये कैसे ना क्वेश्चन ना लेंदी क्वेश्चन है, ये लेंदी क्वेश्चन में आता है। ये अगर आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन 2 तो मेरे हिसाब से वर्थ है, क्योंकि इसके साथ स्टॉक का जो क्वेश्चन है डिट्टो मॉड्यूल में से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। इन्वेंट्री का क्वेश्चन भी मॉड्यूल से लिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखो आपने एक मशीन खरीदा 1 सितंबर को, फिर आपने 1 सितंबर को एक मशीन बेचा, फिर आपने उसी डेट को एक मशीन स्क्रैप किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मशीन आपने बेचा डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक डेप्री लगाओ, फिर आप सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल आएगा। जो आपने मशीन स्क्रैप किया डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ स्क्रैप तक डेप्री लगाओ, WDV मेथड से डेट ऑफ परचेज भी दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया हुआ है, डेट ऑफ सेल तक लगाओ, और आपको WDV ऑन डेट ऑफ स्क्रैप इज इक्वल टू लॉस, बिकॉज स्क्रैप्ड फॉर नथिंग, मतलब सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो बहुत ही सिंपल 2 वर्किंग नोट बनेंगे, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन स्क्रैप, ये दोनों वर्किंग नोट्स के बाद। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, आप लेजर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 95 lakhs, उसके बाद आप परचेज की एंट्री करेंगे 1 सितंबर को, और सेल की एंट्री क्रेडिट साइड आएगी, डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, सेल्स वैल्यू, और लॉस ऑन सेल अगर आया तो प्रॉफिट ऑन सेल। स्क्रैप का भी डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन स्क्रैप आएगा। बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये 2 वर्किंग नोट बनाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपकी अनसोल्ड मशीन का डेप्री लगाना। अब अनसोल्ड मशीन का डेप्री लगाने का पहला टेक्निक है, आप क्या करो, आपके लेजर अकाउंट में परचेज को हटा दो, ओपनिंग बैलेंस और जो बाकी आइटम्स का बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो अनसोल्ड WDV आ जाएगा, अनसोल्ड WDV, उस पे 10% लगा दो, प्लस परचेज पे अलग से लगा दो। आप एक बात का बहुत ध्यान करेंगे, आपका डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल स्क्रैप 1 सितंबर है, विच इज नॉट द मिड ऑफ द ईयर, याद करना। मतलब आपका इट इज मिड ऑफ द ईयर नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने के बाद आपने परचेज किया है, सेल किया है। तो आप डेप्रिसिएशन लगाने के टाइम ये बात का ध्यान करना कि 30 सितंबर नहीं है, 1 सितंबर है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होंगी बच्चों की, बहुत बड़ा सम है तो मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हमारे मॉड्यूल RTP MTPs के अंदर ऐसे सम्स दिए हुए हैं, हमने क्लास में ऐसे 2-2 सम्स सॉल्व किए हैं। बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि
whatever is there in the paper, everything we have covered in the class, everything we have solved in the class. So a very comfortable paper as far as our students are concerned should be. अच्छा, ये बच्चों इसमें एबनॉर्मल स्टॉक दे के रखा है. एबनॉर्मल स्टॉक की आपकी अगर कैलकुलेशंस आप करते हैं, इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ क्विक मैनर, एक फटाफट तरीके से इसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूं. बच्चों इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करना है. और इसमें एक एबनॉर्मल स्टॉक है जिसको हमने करंट ईयर में बेच दिया. हमारा ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल स्टॉक है, बोलता है 31 मार्च 2020 मतलब 1 अप्रैल 2020 के स्टॉक में एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने 2,40,000 राइट ऑफ किया, मतलब वैल्यू गिरा दी है, जिसकी कॉस्ट थी 8 लाख रुपया. तो बच्चों हमने उसको अल्टीमेटली वैल्यू कितने में किया है, 8 लाख में से 240 अगर काट दूं तो 560 में उसको वैल्यू किया है. तो ऐसे सम्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक जो सिंपल तरीका है वो क्या कर दो आप, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हैं, ये आपका ना क्लोजिंग स्टॉक आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीजें एबनॉर्मल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल स्टॉक जो था हमने बेच दिया, तो ओपनिंग से भी हटा दो, सेल्स में से भी हटा दो, तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉर्मल स्टॉक का बन जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक पूरा नॉर्मल है, क्योंकि एबनॉर्मल तो हम बेच चुके हैं. दिस इज वन ऑफ द वे. इंस्टीट्यूट ने इसको जब मॉड्यूल में आप देखेंगे एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, उसको ना एड लेस करके सॉल्व किया है. बट ट्रेडिंग अकाउंट हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम इजीली कर सकते हैं. तो बच्चों हमारा 28 लाख के स्टॉक में 5,60,000 का स्टॉक ऐसा है जो एबनॉर्मल है, 560. इसको 560 पे वैल्यू किया है, तो मेरा नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 22,40,000. अब दोस्तों मेरा इसमें परचेज है 138.40. ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पे ना हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हैं जो भी हम डेबिट कर देंगे बच्चों. बहुत सिंपल, 28 लाख रुपए के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं. अच्छा, एक और चीज इसमें बच्चों, हमारा जो सेल्स है वो सेल्स में एबनॉर्मल सेल्स इंक्लूड है, वो भी हटा देंगे. 2,08,80,000 उसमें से एबनॉर्मल सेल्स 640 है. 2,08,80,000 माइनस 640 एबनॉर्मल सेल हटाएंगे तो 2,02,40,000 का नेट सेल्स है, नॉर्मल सेल्स मतलब 2,02,40,000 रुपीज. अच्छा दोस्तों, ये करने से क्या होगा, एबनॉर्मल स्टॉक ओपनिंग में था, सामने बेच दिया, ओपनिंग से भी हटा दिया, सेल में से हटा दिया. एबनॉर्मल स्टॉक अब हमारे दुकान में है ही नहीं. हाँ, हमारा जीपी का रेट कितना दिया है, हमारा जीपी का रेट 1/3 ऑफ कॉस्ट दिया है, तो मतलब सेल्स का कितना परसेंट. मैंने इसको बच्चों सॉल्व करके रखा है, जस्ट नाउ अभी अभी सॉल्व करके रखा है. आपका 2,02,40,000 का 25% आएगा. 1/3 ऑफ कॉस्ट मतलब 25, 1/4 ऑन सेल्स, सो दैट कम्स टू 50,60,000. दोस्तों मैं बहुत ही फास्ट कैलकुलेशंस कर रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली परफेक्ट जाऊंगा. कुछ कैलकुलेशन में एरर आया तो एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सपेक्टेड. ठीक है, इट्स अ डिस्क्लेमर दैट आई एम कैलकुलेटिंग इट वेरी फास्ट. कॉन्सेप्चुअली कोई गलती नहीं मिलेगी, बट कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना. ठीक है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 37 lakhs मेरा कैलकुलेशन में मैंने अभी अभी सॉल्व किया है. 37 lakhs का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, दैट्स ऑल. इसके दो तरीके और हैं सॉल्व करने के, बट ये सबसे इजीएस्ट एंड बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको दिखाया. अब दोस्तों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बहुत बढ़िया सम है. इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है मेरा डिस्कशन का, क्रिटिकल पॉइंट. देखो एक और चीज में आपको और चीज बोलना चाहूंगा, डिस्क्लेमर, कि देखो आपका अगला पेपर लॉ का पेपर है, तो अगर आप पेपर का सॉल्यूशन रिव्यू देखने के बाद टेंशन लेते हैं राइट रॉन्ग का, तो फिर आप ये रिव्यू अभी मत देखो, आप रिव्यू सब पेपर्स खत्म होने के बाद देखेंगे बच्चों. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे. हमारा बीआरएस बनाना है. यू स्टार्ट विद द पासबुक बैलेंस. तो बच्चों बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, बस यही अपने को डिसाइड करना है. कितने मार्क्स का सम है, 5 मार्क्स का सम है, और उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू भी नहीं है. बिल डिस्काउंट किया मतलब पैसा आया नहीं, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये कलेक्शन का रिवर्सल है, ये रिवर्सल पासबुक में है, कैश बुक में नहीं। तो पासबुक का बैलेंस गिरा है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होने से ऊपर कैश बुक तक जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। चेक्स रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब ये कलेक्शन है जो कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड हुआ। तो कैश बुक का बैलेंस देखो, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अब हमें क्या देखना है, कैश चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, तो कैश बुक ऊपर चला गया, पासबुक से कैश बुक प्लस करना पड़ेगा। देखो आपको सिंपल लॉजिक लगाना है, 1 मिनट में सम करना है तो कैश बुक तक पहुंचना है, तो कैश बुक ऊपर है तो प्लस करके जाओ, कैश बुक नीचे है तो माइनस करके जाओ। बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज करेंगे। अच्छा बच्चों आगे, चेक्स रिसीव्ड एंटर्ड हो गया ट्वाइस, चेक्स बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में 2 बार पेमेंट हो गया, तो कैश बुक का बैलेंस नीचे जाना है तो माइनस करेंगे। और बढ़िया। उसके बाद बच्चों आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो ये बैंक में पेमेंट हो गया, कैश बुक में पेमेंट नहीं गया, तो कैश बुक का बैलेंस ऊपर है तो प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक, इसका मतलब है चेक पेमेंट कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में नहीं आई, कैश बुक में एंट्री होने से पेमेंट कैश बुक नीचे जाना है तो माइनस करेंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। अब इसमें ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी अकाउंटिंग 2 मेथड से करते हैं। आपको पता होगा, आपने जब ये चैप्टर किया होगा, जब आपको चेक मिलता है तो एक ऑप्शन है, आप उसको पहले कैश में डालते हैं, फिर चेक जमा करते हैं तो बैंक में डालते हैं, बैंक कॉलम में डालते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जब चेक मिलता है तभी बैंक कॉलम में डाल देते हैं, दोनों आपके हाथ में है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं हमें दिया नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब चेक मिलता है तो पहले आप उसको कैश कॉलम में डालते हैं, फिर जब आप बैंक में जमा करते हैं तो कैश बैंक में जमा किया ऐसा दिखाते हैं। दूसरा, जब भी चेक मिलता है डायरेक्टली बैंक कॉलम में डालते हैं। इज द आइडिया वेरी क्लियर? तो आप यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि जब चेक रिसीव हुआ तो हमने बैंक कॉलम में एंट्री कर दी, मतलब कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में क्योंकि जमा नहीं किया तो पासबुक में एंट्री नहीं। तो ये कलेक्शन कैश बुक में, कैश बुक का बैलेंस ऊपर जाना है तो प्लस करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरा अजम्पशन लेंगे कि जब भी पैसा चेक आता है तो पहले कैश कॉलम में डालते हैं, जब तक जमा नहीं किया बैंक कॉलम में नहीं जाता, तो ये अभी तक कैश कॉलम में गया होगा, मतलब कैश बुक बैंक कॉलम में, ना कैश बुक में बैंक कॉलम में आया ना पासबुक में आया, तो दोनों में नहीं आया, तो नो इफेक्ट। अब अजम्पशन के हिसाब से आंसर बदलेगा। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हुई तो आपको क्या करना चाहिए था बच्चों, आपको अजम्पशन लिख के उसको प्लस माइनस या नो इफेक्ट का इफेक्ट, या तो प्लस अजम्पशन प्लस वाला लेके या नो इफेक्ट वाला, दोनों ऑप्शंस आपके हाथ में है। डिपेंड्स कि आपकी अकाउंटिंग आप कैसे करते हैं, जो इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। अब देखो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक, चेक जमा हो गया, कलेक्शन पासबुक में आ गई, कैश बुक में कलेक्शन नहीं आई, तो कैश बुक का बैलेंस कम, मतलब माइनस करके पहुंचेंगे। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम का शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब पेमेंट साइड, पेमेंट साइड कम मतलब पेमेंट कम, पेमेंट कम मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा मतलब प्लस करके पहुंचेंगे उधर। देखो मैं प्योरली कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे पहुंचना कैश बुक तक है, मेरा डेस्टिनेशन कैश बुक है, तो डेस्टिनेशन ऊपर है तो प्लस करके जाएंगे, डेस्टिनेशन नीचे है तो माइनस करके जाएंगे। ये बीआरएस का बहुत ही सिंपल इजी फंडा है बच्चों। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अरे वाह, कंसाइनमेंट मेरे को अच्छा लगा क्योंकि काफी इजी टॉपिक क्वेश्चन है बच्चों। अगेन ये भी मॉड्यूल का आखिरी क्वेश्चन, आप मॉड्यूल का कंसाइनमेंट का देखेंगे ना, वहां से ये लिया हुआ है आखिरी क्वेश्चन। इसमें बहुत बढ़िया बात क्या है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। डेल क्रेडियर, इसमें 2 ट्रिकी पॉइंट्स हैं, 2 ट्रिकी पॉइंट्स। एक डेल क्रेडियर कमीशन की वजह से बैड डेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, दूसरा बैंक चार्जेस हैं, कलेक्शन के बैंक चार्जेस हैं, इसका क्या होगा, क्योंकि आपको इस कंसाइनमेंट अकाउंट में 31 दिसंबर तक आपको अकाउंट्स बनाने हैं, क्लोज करने हैं, लेकिन बैंक चार्जेस फॉर कलेक्शन जो है वो जैन में आ रहे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सम है, लेकिन 2 ट्रिकी पॉइंट्स की वजह से ध्यान देना पड़ेगा। M इज द कंसाइनर और A इज द कंसाइनी,
तो दोस्तों मैं इसको ना 2 मिनट में ना बहुत इजीली सॉल्व करके आपको पेज पे दिखा देता हूं। इसको मैं सॉल्व करके देता हूं आपको, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। जस्ट अ मिनट। हाँ चलो बहुत बढ़िया। देखो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट फटाफट शॉर्ट में बना देता हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बहुत इजीली आप कर सकते हैं। पहला गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपका आएगा 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए के गुड्स गए हैं कंसाइनमेंट को। ओके अच्छा, फिर कंसाइनर ने 48,000 का खर्चा किया फ्रेट एंड इंश्योरेंस का, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे टू कैश। ये कंसाइनर का खर्चा 48,000 रुपीज। बहुत अच्छा। उसके बाद कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे। कंसाइनी ने एक तो 12,000 का डिलीवरी एक्सपेंस किया और कंसाइनी ने बेचने का 8,000 खर्चा किया, मतलब कंसाइनी का 20,000 का खर्चा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 20,000। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी 20,000 का खर्चा। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप प्यार से अच्छे से लिखेंगे, पेपर में लिखा होगा मतलब। अच्छा सेल किया। सेल कितने में किया? बाय ए 6 लाख रुपए में सेल किया। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं तो एंट्री सोचता ही नहीं हूं, आपको पता है, आपको बच्चों को जिनको सिखाया है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है तो डेबिट साइड कॉस्ट ऑफ गुड्स आएगा और एक्सपेंस आएगा, क्रेडिट साइड सेल्स लॉस और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। लेकिन यहाँ पे सब गुड्स बेच दिए। सब गुड्स बेचने की वजह से हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो सबसे आसान सम है। सबसे ज्यादा तंग तो स्टॉक वैल्यूएशन एंड लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर करते हैं, वो तो दिए ही नहीं है। इससे आसान और क्या करेंगे? यहाँ पे टाइम बचता है हमारा। इसीलिए बोल रहा हूँ पेपर इज नॉट सो लेंदी, इट्स कंफर्टेबल पेपर। मतलब आपका चॉइस ऑफ क्वेश्चन अगर सही है तो पेपर आपका ऑन टाइम अच्छे से खत्म हो जाएगा, जो हुआ होगा। अच्छा एक और चीज, इसमें 5,92,000 का कलेक्शन आया है, मतलब 8,000 के बैड डेट्स हैं। लेकिन क्योंकि डेल क्रेडियर एजेंट है, डेल क्रेडियर कमीशन है, तो ये पूरा का पूरा बैड डेट्स कौन अपने सर पे उठाएगा? एजेंट अपने सर पे उठाएगा। कंसाइनर को इग्नोर करना पड़ेगा। उसको क्या करना है? कितना पैसा डूब गया क्या करना है? उसको पूरा पैसा मिलेगा। अच्छा अब कमीशन कितना देना है? तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कमीशन बच्चों 5% नॉर्मल देना है, 3% डेल क्रेडियर कमीशन। आप देख लो 5 और 3 और ये 5% ऑफ ग्रॉस सेल्स प्लस अ डेल क्रेडियर कमीशन ऑफ 3%। अब 3% किसका निकालना है नहीं मालूम है, वो भी ग्रॉस सेल्स का लेंगे। समझा कि नहीं? तो 6 लाख का 5 और 3 8%, 8% बोला तो 48,000। समझा कि नहीं? आपकी कमीशन 48,000। अब सबसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट है ये 1,040 रुपीज ना, ये कंसाइनी ने 5 जनवरी को अगले साल, मतलब 5 जनवरी को पैसा दिया, और क्योंकि वो चेक था, आउटस्टेशन चेक था, उसको कलेक्ट करने के लिए बैंक ने 1,040 रुपीज चार्जेस लिए, और ये भी कंसाइनमेंट का खर्चा है। अब दुविधा ये, प्रॉब्लम ये है कि हमें ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है और कंसाइनी ने अपने को जो डेटा दिया है 38 दिसंबर को बता दिया सब, भाई देखो इतना इतना हमने सेल किया, इतना इतना हमने हिसाब किया, देखो लिखा है 31 दिसंबर को। तो अपने को 31 दिसंबर तक अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई खर्चा सब्सिक्वेंट टू 31 दिसंबर किया है लेकिन रिलेटेड टू कंसाइनमेंट है, तो अपने को वो कंसाइनमेंट में डेबिट करना पड़ेगा एज अ प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस करके हम इसको बुक कर देंगे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस 1040। ये इस प्रॉब्लम का सब सेकंड ट्रिकी पॉइंट है। पहला ट्रिकी पॉइंट क्या है? बैड डेट्स की कंसाइनर कोई एंट्री नहीं करेगा, उसका कनेक्शन ही नहीं बैड डेट से। दूसरा ट्रिकी पॉइंट, 3% ऑफ डेल क्रेडियर कमीशन भी टोटल सेल्स पे दिया जाएगा। समझा कि नहीं? नेट या नेट 592 पे नहीं, या कुछ और अमाउंट पे नहीं। तीसरा, ये बैंक चार्जेस का प्रोविजन भी डेबिट किया जाएगा। बच्चों बस इसको आप क्लोज करो, बैलेंसिंग फिगर जो भी प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बढ़िया, खत्म हो गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे खत्म हो गया। चलो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अरे सेल और रिटर्न बेसिस, ये भी अपना मॉड्यूल में से लिया हुआ है, क्या करें, बहुत बढ़िया सा पेपर है। बढ़िया इन द सेंस कि जिसने मॉड्यूल किया उसका बेड़ा पार। और मोस्ट ऑफ द क्लासेस आई हैव सीन अराउंड, दे डोंट
टेक अप दी मॉड्यूल, वो अपना खाली नोट्स करवाते हैं। मैं आप सब बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, हमेशा मॉड्यूल को प्रायोरिटी देने का। और हमारा फोकस भी पूरा मॉड्यूल के ऊपर रहता है। हमारा टारगेट होता है कि मॉड्यूल का एक पेज भी अनसॉल्व नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा मॉड्यूल थरोली सॉल्व करके जाना है। आई गारंटी यू, अगर आप मॉड्यूल सॉल्व करके जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ के जाते हैं, पेपर आपके लिए इजी होने वाला है। अच्छा, सेल और रिटर्न बेसिस में इन्होंने गुड्स दिए हैं 31 मार्च को, कुछ ऐसे 3 लाख के डेटर्स हैं और उसमें से 21,000 के गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिए हैं, उसमें 12,000 ए को, 9,000 बी को। ठीक है। अच्छा, अब 31 मार्च को ये पेंडिंग अप्रूवल है और ए का अप्रूवल 30 अप्रैल को आया और बी ने गुड्स रिटर्न किए। ए ने 30 अप्रैल को यस बोला, बी ने 10 अप्रैल को रिटर्न किए, मतलब 31 मार्च को अवेटिंग अप्रूवल है। फाइन। मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज, show how these items will appear in the balance sheet of 31st March 2021। उसके बाद अप्रैल में क्या एंट्रीज पास होंगी, बहुत आसान है, अभी का अभी 2 मिनट में कर लेते हैं। देखो 31 मार्च को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो सेल्स रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पेंडिंग अप्रूवल है लेकिन सेल्स में इंक्लूड है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल ए टू ट्रेड रिसीवेबल बी, 12,000, 9,000, 21,000 का सेल्स रिवर्स करेंगे। अच्छा, फिर हम 31 मार्च को बच्चों इसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक विथ क्या, कस्टमर स्टॉक अनसोल्ड विथ कस्टमर टू व्हाट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, इसमें लेने के लिए अपने को ना स्टॉक का कॉस्ट चाहिए रहता है, स्टॉक का कॉस्ट चाहिए रहने के लिए अपने को प्रॉफिट माइनस करना है। 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो अभी हमारा यही प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो ऑन सेल्स 20% लेना पड़ेगा। तो 21,000 में से 20% काट देंगे, 16,800 का कॉस्ट आएगा। इतनी प्रॉब्लम मॉड्यूल का ही इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, तो सर अभी बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बहुत अच्छा, बैलेंस शीट 31 मार्च को क्या इफेक्ट देना पड़ेगा, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कितने के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बच्चों, 3 लाख के सर, तो हम लोग को उसमें से शॉर्ट में दिखा रहा हूं 21,000 माइनस करना पड़ेगा। तो बाकी जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं दिखाएंगे 3 लाख माइनस 21,000, आपका 279 का बाकी। अच्छा, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी आपको 31 मार्च का क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 31 मार्च को बच्चों, 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है आपका कितना कितना, कुठे गेला तुम्ही, हाँ 31 मार्च 180 का क्लोजिंग स्टॉक है। बस उस 180 के क्लोजिंग स्टॉक में आपको ये 16,800 कॉस्ट प्राइस पे ऐड करना पड़ेगा, जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद टोटल स्टॉक आउटर कॉलम में ले लीजिए। अच्छा बच्चों, अप्रैल मंथ में आपका अब स्टॉक का ना सेल्स रिवर्स हो चुका है, जो रिटर्न आया उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि अभी सेल्स भी रिवर्स हो चुका है। हाँ, जो 30 अप्रैल को अप्रूव हुआ उसकी आप सेल्स की एंट्री पास कर दो। किसका स्टॉक अप्रूव हुआ, इनफैक्ट मेरे पास प्रिंट आउट भी है इसका, आप देखेंगे ना किसका स्टॉक अप्रूव हुआ, ए का स्टॉक अप्रूव हुआ 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को ए का 12,000 का सेल्स का एंट्री पास कर देंगे। हम क्या एंट्री पास करेंगे, बहुत आसान, बहुत क्लियर एंट्री है, क्या एंट्री पास करेंगे, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितना 12,000 रुपया। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मतलब मैं बोल दूंगा किस्मत बढ़िया, इसको बोलते हैं बढ़िया किस्मत। आप देखो 10 और 5 15, फाइन। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अकाउंट करंट, क्या बात है, अकाउंट करंट वापस मॉड्यूल 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 मॉड्यूल, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, अकाउंट करंट सेंट बाय ए टू के, मतलब के इन द बुक्स ऑफ ए, अकाउंट करंट ऑफ के इन द बुक्स ऑफ ए आपको बनाना है अक्टूबर 31 तक बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड। अरे हमको वही तो सबसे इजी लगता है, प्रोडक्ट मेथड। आपके 12 कॉलम्स बनेंगे अकाउंट करंट के,
8% इंटरेस्ट के साथ राउंडिंग ऑफ करेंगे। उम्मीद है कि आपने किया होगा। आपने इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजें, दो नंबर ऑफ डेज कंप्यूटेशन में काउंट किए देखे होंगे, दो चीजें आप ध्यान देखो आपने किया है क्या। सबसे पहले जो आपका ओपनिंग बैलेंस रहता है, ओपनिंग बैलेंस है, हाँ, ओपनिंग बैलेंस में जब नंबर ऑफ डेज लेते हैं तो इंक्लूसिव ऑफ ओपनिंग डेट लेते हैं, और बाकी ट्रांजेक्शन्स में जो हम नंबर ऑफ डेज लेते हैं वो एक्सक्लूडिंग द ट्रांजेक्शन डेट, मतलब अगले दिन से काउंट करते हैं। बस ये दो रूल्स आपने अगर सही फॉलो किए तो बाकी तो इसमें कुछ भी दम नहीं है। इट्स अ सुपर सिंपल प्रॉब्लम फॉर 5 मार्क्स। फॉर 5 मार्क्स के लिए थोड़ा लेंथी सम है, बट क्योंकि इजी है, देखो इंस्टीट्यूट का एक बहुत और इम्पोर्टेंट, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, बड़ा सम ना इजी होता है और छोटा सम डिफिकल्ट होता है। तो आपको चूज करना है, डिफिकल्ट सम को चूज करेंगे तो वो लेंदी नहीं रहता, इजी सम को चूज करेंगे तो वो लेंदी रहता है। इंस्टीट्यूट या तो टाइम खाएगा या तो दिमाग खाएगा, दोनों में से एक चीज का टारगेट करेगा। आपके ऊपर है आप कैसे ले रहे। अच्छा, ये दोस्तों हमारा गुडविल का वैल्यूएशन के ऊपर बहुत बढ़िया सम है, सिंपल सम है, अच्छा सा सम है, 2 मिनट में अभी सॉल्व करके देता हूं। आप इसमें अगर देखेंगे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख रुपीस है। अच्छा, ये 8% आपका मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस रिस्क, जब भी आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और अपने बिजनेस का जो रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क का एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है, जोड़ के आपको एनआरआर निकालना पड़ेगा। तो इस सम का एनआरआर होगा 11%, पहली पॉइंट। दूसरी बात, आपको इसमें ना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। आपके गुडविल वैल्यूएशन में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ, इफ आई जस्ट कैलकुलेट माय एवरेज प्रॉफिट, तो आई जस्ट डू इट ऑन द कैलकुलेटर एंड टेल यू, ओरली बताता हूँ। 2,40,000 प्लस 216 प्लस 3 लाख, ये 3 साल का प्रॉफिट है, लेकिन एक साल बीच में लॉस भी किया है। अच्छा, तो आपको 240, 216 और 3 लाख तीनों ऐड करने पड़ेंगे। उसमें से एक साल जो आपने लॉस किया है, भाई कितना लॉस किया है जरा बता दीजिए। 36,000 का लॉस किया है, ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा, ये 36,000। अच्छा, तो आपका 720 डिवाइड बाय 4 ईयर्स, तो बच्चों आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 1,80,000। बट आप ध्यान करेंगे, इन्होंने जो लॉस का ईयर है वो क्यों लॉस हुआ वो लिखा नहीं है, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लॉस हुआ। अगर ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस माने जाएंगे तो ये ईयर इग्नोर किया जाएगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम साइलेंट है तो हम उसको ले रहे हैं। अच्छा, अब इसमें से आपको ये जो रेम्यूनरेशन दिया है, ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके माइनस की जाएगी रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन 36,000 माइनस करेंगे तो आपका एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। 1/80 से 36 काट देंगे तो 144 आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, ये आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। और आपका क्या मेथड से प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट, 6 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 6 इयर्स परचेज, क्या बात है। ओके, एवरेज 4 साल का लेना है, इनटू 6 साल का है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख है, इनटू 11% आपका रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपका बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 99,000 रुपीज है। तो नॉर्मल प्रॉफिट या स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका है 99,000। कैसे किया मैंने, 9 लाख में इंटू 11% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, तो आपका बच्चों यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, -144 कर देंगे तो 45,000 का सुपर प्रॉफिट आएगा। और गुडविल आपका कितना होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 6 टाइम्स 6 इयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू 6 कर दूंगा, 2,70,000 का आपका गुडविल आ जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल। कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का सम है। कॉन्सेप्ट मालूम है तो बहुत फटाफट हो जाएगा, नहीं मालूम है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हमारा आप बोल सकते हैं हमारे सीए फाउंडेशन का सबसे अफलातून क्वेश्चन, एनपीओ। और मुझे इतना पता है
कि मेजॉरिटी बच्चों ने इसी क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ा होगा। इस क्वेश्चन का कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो सर इसमें क्या अच्छा कुछ नया है? नहीं बच्चों, कुछ नया नहीं है, ये तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है हमारा, प्यारा प्यारा मॉड्यूल में ही ये क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है। अच्छा तो इसमें क्या है, इसमें सबसे खतरनाक या बेस्ट पॉइंट है ये जो बैलेंस है ना, एज पर पासबुक दिया हुआ है। अगर आपने बैलेंस एज पर पासबुक लिया है तो ये जो एक्सपेंस है वो भी एज पर पासबुक है, ठीक है ना। अब इसमें ना आपको करना क्या है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। उसका सिंपल रीजन क्या है बच्चों, आपको पता है ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझना बच्चों, ध्यान से। दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आपका जब आप ये करंट अकाउंट का 60,000 का ओपनिंग बैलेंस दिया है, लेकिन इसमें ना एक अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 30,000 के। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब है इशू तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए। अच्छा तो हमारा जो 60,000 का बैलेंस है एज पर पासबुक है, लेकिन हमें बैलेंस एज पर कैश बुक लेना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक लेने के लिए क्या करेंगे, ये 60,000 में 30,000 का जो अनप्रेजेंटेड चेक्स है वो कैश बुक में तो एंट्री हो गया होगा, मतलब कैश बुक में तो इफेक्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि चेक तो इशू हो गए ना। तो अपने को कैश बुक बैलेंस निकालने के लिए ये पासबुक बैलेंस में से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें आपको बैंक बैलेंस जो लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस 30,000 लिखना पड़ेगा। 60 पासबुक का दिया है लेकिन 30,000 का चेक इशू किया तो कैश बुक में उतना बैलेंस कम दिखेगा। क्लोजिंग डेट को भी सेम होगा, आपको दोस्तों क्लोजिंग डेट का करंट अकाउंट का बैलेंस 20 दिया है और आपने 25 के चेक इशू किए हैं, इसका मतलब है 20 का पासबुक का बैलेंस है लेकिन कैश बुक में 25 का एक्स्ट्रा चेक इशूड है, तो कैश बुक में माइनस करके बैलेंस आएगा -5,000। तो आपका यहाँ पे 5,000 क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका ना इफेक्ट एक्सपेंसेस पे भी जाएगा। अब ये किसके लिए इशू किए हैं चेक्स, रिपेयर्स के लिए इशू किए हैं, तो आपका रिपेयर का खर्चा यहाँ पे कितना बुक हुआ है, 50,000। लेकिन याद करो ये पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक है तो रिपेयर्स भी एज पर पासबुक होगा, तो आपको उसको भी बैलेंस एज पर कैश बुक लिया तो रिपेयर्स भी एज पर कैश बुक लेना पड़ेगा। तो आप कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे, आप बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर में रिपेयर्स कितना लेना है वो बता दीजिए। आपको 50,000 का दिया हुआ है। अब आप ध्यान करना, इसमें आपका ये जो 30,000 का चेक पिछले साल इशू किया था लेकिन पासबुक में तो इस साल आया होगा लेकिन बिलोंगिंग टू लास्ट ईयर है, तो ये -30,000 करेंगे, ये आपका पिछले साल का रिपेयर्स है। हाँ, फिर इस साल का 25,000 का रिपेयर का चेक इशू किया बट पासबुक में आया नहीं, हमने तो पासबुक के हिसाब से लिया, बट वो 25,000 का चेक तो करंट ईयर का है, तो वो 25,000 का हम खर्चा करंट ईयर में ऐड करेंगे। तो हमारा रिपेयर्स का खर्चा कितना दिखाएंगे, मतलब 45,000 दिखाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 45,000 का रिपेयर्स का खर्चा दिखेगा। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, अरे मॉड्यूल में है यही सब, सेम टू सेम प्रॉब्लम है, खाली अमाउंट डिफरेंट है। अमाउंट भी क्या, आई थिंक 0 ज्यादा लगा दिए यहाँ पे, वहां पे 0 2 0 कम है, यहाँ पे 2 0 ज्यादा है, बाकी कुछ है ही नहीं। मॉड्यूल सबसे अच्छा जिसने किया है आज वो खुश होके निकला होगा, ठीक है। मंत्र है, फाउंडेशन इंटर फाइनल मंत्र है ये। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलना है, दो चीजों पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स और स्टडी मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल आरटीपी, इस बार तो पूरा का पूरा मॉड्यूल के ऊपर फोकस किया इंस्टीट्यूट ने। आप मॉड्यूल उठा के देखो, लाइन से एक एक सम आपको मिलेंगे, एक एक सम आपको मिलेगा बच्चों, मेजॉरिटी सम्स आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं अभी। अच्छा, इसमें ये जो 2,000 का इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक है, ये दोस्तों आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो आप इसको क्या करेंगे, अब पासबुक में नहीं आया मतलब मिला नहीं, पैसा मिला नहीं मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो आपको इसको इनकम में लेना पड़ेगा और दूसरा असेट्स में लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों।
अच्छा, अरे बढ़िया, हमारा अगला जो सम है इसी के साथ बी पार्ट, पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, और बढ़िया सा सम है, सिंपल सा सम है, उसमें कुछ खास है नहीं। रिवैल्यूएशन है ये आपका एक्स और वाई कैश लाएंगे। क्यों कैश लाएंगे? क्योंकि दे वांट टू पे रिटायरिंग पार्टनर इन कैश। तो कैश इनफ नहीं होगा तो बोलेगा एक्स और वाई लाएंगे। बढ़िया बोला है, कितना लाएंगे? कभी कभी तो खुद निकालना पड़ता है। आप मॉड्यूल के सम्स देखो पार्टनरशिप के, हिल जाएंगे। रिटायरमेंट डेथ के सम्स तो देखो कितना जबरदस्त लेवल है, और पेपर इतना बढ़िया मस्त मक्खन। डेप्रिसिएशन ये भी रिवैल्यूएशन है बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। स्टॉक रिवैल्यूएशन है, नो वरीज। आरडीडी रिवैल्यूएशन है, 5% है। और गुडविल के बारे में बोला है भाई वैल्यू करना है, वैल्यू कर देते हैं, क्या दिक्कत की बात है। 275 का एक प्रॉफिट है, 250 का दूसरा प्रॉफिट है, और 195 का तीसरा प्रॉफिट। डिवाइड बाय 3 करेंगे, 240। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 बोला है, तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो। 7,20,7,20,000 का गुडविल है बच्चों। अच्छा, जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर बच्चों निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 1 2 3। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं 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 दिया है। इसका मतलब है हमें ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मानना पड़ेगा। इसका 1/3 शेयर 3/6, मतलब आधा गुडविल इसका है, तो 720 का आधा 360। 1 2 3 में जेड तीसरा नंबर है, तो 360,000 उसका गुडविल है। अच्छा, ये 360 उसको कौन देगा? एक्स और वाई देगा। क्या रेशो में? 1/2। तो 1/2 में 1/20 ये देगा, 2/40 ये देगा। तो दोस्तों बोला है गुडविल को बुक्स में मत दिखाना। तो हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट में एक्स देगा, वाई देगा, जेड लेगा। 1/20 के, 2/40 के, 3/60 के। तो ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन करेंगे। मुझे लगता है ये सब में कुछ दम नहीं, तो ये आपने अच्छे से किया होगा। लेकिन अगर आपने एनपीओ का वो सम देखो, नॉर्मली एनपीओ का वही एक सम है जो बच्चे पासबुक कैशबुक की कंफ्यूजन में ना ऑप्शन में छोड़ते हैं, वही सम पेपर में आया है, बट कंफर्टेबल सम है अगर आपने। अच्छा, ये अपना जो एक सम है ना, लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग, बस पहुंचने वाले हैं, वी आर अबाउट टू फिनिश। लास्ट 2 क्वेश्चन है, और ये बहुत बढ़िया सा बड़ा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने जैसा क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, और इस प्रॉब्लम में ना एक प्रॉब्लम है, एक मिस्टेक है। मैं आईसीआई को रिक्वेस्ट करने वाला हूं, उनको रिक्वेस्ट भेजने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम में जो मिस्टेक है, आई थिंक ये प्रॉब्लम भी मॉड्यूल में ही है अभी, बट मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ये मिस्टर बी एक इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल के ट्रायल बैलेंस में आपको दिख रहा है डिविडेंड। कभी भी डिविडेंड सोल प्रोप्राइटर में आता ही नहीं है, तो ये एक मिस्टेक है, ये कंपनी में आता है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट का, आई थिंक उन्होंने डिविडेंड को पीएनएल में डाला है, बट डिविडेंड पीएनएल में आता ही नहीं कभी भी। पेड डिविडेंड, पहले तो सोल प्रोप्राइटर में डिविडेंड होता ही नहीं है, तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है। तो सेम मिस्टेक अभी इस मॉडल आंसर में भी हो सकती है। तो आई डोंट नो आपने कैसे किया है, बट इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल में डालना है। मैं जस्ट फटाफट खाली मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा वो बताते जाता हूं। ये मैन्युफैक्चरिंग, ये ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। बैलेंस शीट एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट, आई विल नॉट डिस्कस बैलेंस शीट आइटम्स, मैं मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस खाली बताते जा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, पावर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कैरियज इनवर्ड भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, क्योंकि इनवर्ड रॉ मटेरियल का कैरियज होता है। ओके, नथिंग एल्स, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे सब हो गए, बाकी सब खर्चे पीएनएल में जाएंगे। इसमें ट्रेडिंग में कोई खर्चा नहीं जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आप ट्रेडिंग में लेके जाएंगे। ट्रेडिंग में क्या आता है? ओपनिंग एफजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और क्लोजिंग एफजी, और बैलेंसिंग फिगर जीपी पीएनएल में जाएगा। पीएनएल के खर्चे डेबिट करो, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल में जोड़ दो, बैलेंस शीट असेट लायबिलिटीज लिखो, गेम इज ओवर एंड ओवर। खाली एक चीज का ध्यान करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड।
आरडीडी, ये आरडीडी ये सब जो होते हैं ना, ये सब पीएनएल के एक्सपेंसेस हैं। याद करना, आपकी डेप्रिसिएशन जो मशीनरी है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की क्या बात करेंगे? बिल्डिंग 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 अब बिल्डिंग किसकी है? अच्छा, अब बिल्डिंग हमारी ऑफिस की है कि बिल्डिंग हमारी हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बिल्डिंग किस बात की है, तो मैं बोलूँगा कि ये बिल्डिंग ऑफिस की है, सेल्स की है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री की अपनी बिल्डिंग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री का हमने रेंट पे किया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रिटिकल पॉइंट माना जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बोला है तो मैं बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन को पीएनएल में डालूंगा। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में लिखा ही नहीं, दिखा नहीं है ना। देखो ध्यान से, किधर मैंने सब पढ़ा है, ध्यान से देखूं एक बार मैं वापस। किधर भी नहीं लिखा है, क्योंकि आप अगर लैंड एंड बिल्डिंग लिखी है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में फैक्ट्री है कि ऑफिस है कि दोनों है, एक सम है। आप देखेंगे मॉड्यूल में उन्होंने ब्रेकअप दिया है, पे लैंड एंड बिल्डिंग में इतना एरिया फैक्ट्री का है, इतना एरिया ऑफिस का है। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, लेकिन फैक्ट्री ओन्ड नहीं है क्योंकि फैक्ट्री का रेंट है। इसका मतलब है बिल्डिंग में ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तो ये पीएनएल में जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी। और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में कमीशन आपको मालूम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। 12th वाली एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं। मैं आज का आखिरी सम लेके अपने डिस्कशन को बच्चों ख़त्म करना चाहूँगा। बढ़िया सा सम है कंपनी अकाउंट्स का। इसमें अगर आप प्रॉब्लम को तोड़ेंगे, मैं जस्ट प्रॉब्लम को फटाफट 2 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। मैंने इसको सॉल्व किया है अभी खुद। आप देखेंगे इसमें आपने प्रॉब्लम तो देखा होगा। प्लीज़ प्रॉब्लम आप एक बार जो बच्चों पेपर दे के आए हैं उन्होंने तो प्रॉब्लम देखा ही है। जो बच्चे पेपर नहीं दे के आए हैं, आप प्लीज़ प्रॉब्लम रीड करो और फिर सॉल्यूशन डिस्कशन देखो। इसमें आपका एप्लीकेशन मनी जो है 2 रुपया है, अलॉटमेंट मनी आपका 4 रुपया है, लेकिन उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपया प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट मनी 3 और 1 हो गया। एक मिनट है, ये क्या आ गया, एक सेकेंड। चलो, बरसात का टाइम है तो बादल आ गया लगता है। 3 और 1। अच्छा, फिर आपका फर्स्ट कॉल आई थिंक 2 रुपया है और सेकंड कॉल बैलेंस, तो आई थिंक सेकंड कॉल 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल कितना होगा 10 + 1। अच्छा, अब इसमें ना मिस्टर एम है, मिस्टर एम है, 3 लोग हैं हमारे। मिस्टर एम ने क्या किया है, फर्स्ट कॉल में ना पूरा सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया है, 2000 शेयर हैं। उसके बाद दूसरे शेयर होल्डर हैं जिसने 200 शेयर और 100 शेयर पे कॉल्स सेकंड कॉल का पैसा टाइम पे नहीं दिया, तो एक कॉल्स इन एडवांस है, एक कॉल्स इन अरियर्स है। ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है, डेट्स बिल्कुल नहीं दी है, तो आपको कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आपको मालूम है टेबल एफ के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस का 12% इंटरेस्ट होगा, कॉल्स इन अरियर्स का 10% इंटरेस्ट होगा। कॉल्स इन एडवांस का अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दूं आपको, देखो आई थिंक एंट्रीज तो आपने कैलकुलेट कर ली होंगी। आपके पास 2000 शेयर हैं और उसमें आपने 3 रुपया एडवांस में दिया है, जिसपे मतलब 6000 एडवांस में दिया है, 12% इंटरेस्ट लेंगे। और कितना महीने का इंटरेस्ट लेंगे कॉल्स इन एडवांस, 4 महीने का, 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा। प्लीज डू द कैलकुलेशंस। कॉल्स इन एरियर्स पे 2 इंटरेस्ट आएंगे, कॉल्स इन एरियर्स पे बच्चों 2 इंटरेस्ट आएंगे। पहला 200 शेयर पे सेकंड कॉल 3 रुपया 10%, ये हो गया 600 रुपया लेट दिया। और पहला अरियर जो है 3 महीना लेट हुआ। कितना महीना लेट हुआ, 3 महीना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। और दूसरा 100 शेयर के ऊपर 3 रुपए का अरियर है, 3 रुपया सेकंड कॉल का पैसा है, इस पे 4 महीने का इंटरेस्ट है। आप देखो सेकंड कॉल्स इन अरियर्स 4 महीना लेट आया है। ठीक है, तो आपको अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों, अमाउंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अमाउंट मैंने बच्चों कैलकुलेट भी करके रखा है। एक सेकेंड, आई हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट। अच्छा, क्वेश्चन पेपर पे कैलकुलेट किया था मैंने। द अमाउंट कम्स टू
कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट है 240 रुपए का, और कॉल्स इन अरियर्स का है ये 15। प्लीज check the calculations I have done it quickly, so errors and omissions may be there but hopefully it's all perfect। अच्छा, इसकी आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। जर्नल एंट्रीज तो बहुत आसान है, पहले एप्लीकेशन की जर्नल एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कुछ दम नहीं है, मेन एंट्रीज होती हैं शेयर कॉल फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की जरा फटाफट एंट्रीज बताते जाता हूं आपको, 2 मिनट और हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्रीज ओरली बता दी। 5वां नंबर एंट्री हमको कॉल मनी ड्यू करना पड़ेगा। लेट्स मेक कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी ड्यू करने का एंट्री क्या होगा, पूरा शेयर्स पे हम कॉल मनी ड्यू करेंगे। 5 नंबर एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी है तो इक्विटी वर्ड यूज करेंगे। आपके 20,000 शेयर्स पे हम फर्स्ट कॉल कितना 2 रुपया ड्यू करेंगे, 40,000 रुपया हम मांगेंगे। अच्छा, तो हमें आया कितना, ये 40,000 आया, बिल्कुल आया 40,000, लेकिन हमें 40,000 से ज्यादा आया। हमें कितना आया बच्चों, 40 की जगह 46,000 आया। कैसे 46,000 आया, एक मिनट। हाँ, टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें ना शेयर फर्स्ट कॉल कितना है 40,000, तो 6,000 क्या है बच्चों, एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, फर्स्ट कॉल 40। अच्छा, तो बाकी क्या है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में कितना डाल लेंगे बच्चों, 6,000 रुपया। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद बच्चों हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो 6,000 जो मिला कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पहले ड्यू करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे 3 रुपया है, 20,000 शेयर 3 के हिसाब से 60,000 रुपया हम ड्यू करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, अब आएगा कितना, देखो इस 60,000 में 6,000 तो एडवांस में आ चुका है, तो बच्चा 54,000। और उसके बाद ये दो बंदों ने, एक ने 600 और एक से 300, 600 300 900 रुपया नहीं दिया अरियर्स, तो इफेक्टिवली आया कितना अमाउंट, 53,100 रुपीज। बहुत बढ़िया, जबरदस्त एंट्री। अब इसको ना बहुत अच्छे से आपको सेट करना पड़ेगा। आप मिक्स नहीं करना चाहते तो आई वुड से सबसे पहले आप बैंक अकाउंट डेबिट कितना 53,100 तो ले लो, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट और 900 दोनों का मिला के टू सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल कितना होता है मिला के 54,000 रुपीज। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अब एडवांस में जो 6,000 आया था सेकंड कॉल में एडजस्ट करो, तो कॉल्स इन एडवांस में आपने डेबिट करके रखा है, तो आप क्या एंट्री पास नहीं, क्या करके रखा है, क्रेडिट करके रखा है, तो आप कॉल्स इन एडवांस को डेबिट मार के सेकंड कॉल में इसको ट्रांसफर कर दो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल, आई एम राइटिंग इट इन अ शॉर्टकट मैनर, 6,000 रुपीज बच्चों। ठीक है, अब अगला नंबर एंट्री क्या होगा, अब जिन लोगों ने कॉल्स इन एरियर्स का पैसा नहीं दिया वो लोग 3 और 4 महीने के बाद उसका पैसा देंगे, तो 2 अलग अलग एंट्रीज पास करनी चाहिए, एक एंट्री में मत करना। रीजन उसका क्योंकि दोनों अलग अलग डेट्स को पैसा दे रहे हैं, मर्ज कर दिया तो एंट्री राइट होगी, बट क्योंकि डेट्स अलग है तो अलग अलग होना चाहिए। हाँ, बोला है डेट्स इग्नोर करो, डजेंट मीन कि आप एंट्रीज को मर्ज कर देंगे। अच्छा, 2 कॉल्स इन अरियर्स, तो पहला आपको 3 महीने के बाद मिला और फिर उसका इंटरेस्ट आपको मिला, तो इंटरेस्ट आपको, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैंने एक और चीज मिस आउट की है, 10th नंबर एंट्री में आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 240 रुपया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट 240 रुपया जो हमने कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब कॉल्स इन एरियर्स में हम पहले एक बंदे का पैसा ले लेंगे जिसका अरियर्स है 600 रुपया
15 का इंटरेस्ट है, टोटल 615 आएगा। अब दूसरे बंदे से भी हम यही एंट्री से ले लेंगे, उसका कितना आएगा, 310 अरियर्स का पैसा, 10 रुपए का इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल है, ये आपकी आखिरी एंट्रीज हैं और यहाँ पे हमारा वी रेस्ट आर पेपर। अच्छा, आगे थियरी है, पेटी कैश बुक क्या होता है आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। डोंट वरी अबाउट एनी मिस्टेक्स यू हैव डन, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। हम फिर मिलते हैं, अब हम मिलेंगे जुलाई फर्स्ट वीक के एंड में। किस बारे में मिलेंगे, सीए इंटर के लेक्चर्स में मिलेंगे। आपका पूरी उम्मीद है कि सीए फाउंडेशन एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ आप पास होंगे। हम सीए इंटर रिजल्ट तक वेट करके स्टार्ट नहीं कर सकते। जितना मुझे अपडेट आया है, जितना मुझे पता है, मई 23 जो आपका इंटर का अटेम्प्ट होगा वो अभी भी ओल्ड सिलेबस में होगा, न्यू स्कीम में नहीं होगा। मतलब वही 8 सब्जेक्ट, वही बच्चों लेंथी सिलेबस। तो प्लीज स्टार्ट बिफोर टाइम, नेवर वेट फॉर रिजल्ट, नेवर वेट फॉर रिजल्ट। रिजल्ट के लिए वेट करेंगे, जिन्होंने भी वेट किया उनका 2 ग्रुप की जगह 1 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो और चीजें इनके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, बात करूंगा कि क्या नवंबर में दोनों अटेम्प्ट के लिए ट्रांसफर होना चाहिए। लेट्स सी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट मेरे हिसाब से वेट नहीं करना चाहिए, क्या पता पढ़ते पढ़ते मई में ही नया स्कीम आ जाए, तो पढ़ाई तो चालू कर देनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई विथ सीए इंटर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।